मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। साथियों, आज अध्ययन करेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा वर्धमान प्रतिफल नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में मार्शल का क्या दृष्टिकोण रहा, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को विनिर्माण उद्योगों का नियम बताया है। मार्शल के अनुसार विनिर्माण उद्योगों में श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पत्ति का पैमाना बड़ा होने से उत्पादन व्यवस्था का सुधार हो जाता है। उत्पादक के लिए श्रम विभाजन को अपनाने तथा मशीनों का पूरा लाभ उठाना संभव हो जाता है। इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पादन व्यवस्था की कुशलता बढ़ जाती है तथा उत्पादन साधनों की वृद्धि के अनुपात में अधिक तेजी से बढ़ता है। श्रम तथा पूंजी में वृद्धि से सामान्यतया संगठन में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। अतएव इन उद्योगों में जहां कच्चे माल को प्राप्त करने का कार्य नहीं किया जाता है, श्रम तथा पूंजी में वृद्धि से उत्पत्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाती है। मार्शल के अनुसार कच्चे मालों को उत्पन्न करने वाले प्राथमिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों में श्रम एवं पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पत्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तथा इस प्रवृत्ति को उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण। उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में मार्शल के दृष्टिकोण को आधुनिक अर्थशास्त्री गलत मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम कुछ उद्योग तथा उत्पादन के अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जब किसी निश्चित उद्योग में किसी उत्पत्ति के साधनों को की अधिक मात्रा लगाई जाती है तो प्राय संगठन में सुधार हो जाता है, जिससे उत्पत्ति के साधनों की प्राकृतिक इकाइयां अधिक कुशल हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए साधनों की भौतिक मात्रा में उसी अनुपात में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस नियम में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने आगे लिखा है कि किसी भी कार्य को ये नियम अथवा प्रवृत्ति उत्पत्ति ह्रास नियम की बातें उत्पादन के सभी साधनों के संबंध में समान रूप से लागू होती है, लेकिन उत्पत्ति ह्रास नियम की तरह ये सभी स्थितियों में क्रियाशील नहीं होती है। साधनों की मात्राओं में की गई वृद्धि से कभी कभी तो कार्य कुशलता में सुधार हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा में उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में निम्न महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, उत्पत्ति वृद्धि नियम संगठन में सुधार होने के कारण लागू होता है। द्वितीय, उत्पत्ति वृद्धि नियम विनिर्माण उद्योगों में ही नहीं बल्कि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हो सकता है। यहाँ तक कि ये नियम प्राथमिक उद्योगों में भी लागू हो सकता है। तृतीय, उत्पत्ति ह्रास नियम की भांति उत्पत्ति वृद्धि नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है। यदि उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करने से संगठन की कार्य कुशलता में सुधार है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम अवश्य क्रियाशील होगा, और यदि साधनों की वृद्धि करने पर भी संगठन की कार्य कुशलता में सुधार नहीं होता है तो ये नियम कार्यशील नहीं होता।
उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के कारण कॉसेज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। पहला बिंदु है साधनों की अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति के कुछ साधन अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य साधनों को पूर्ण इकाई के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, टुकड़ों में नहीं। उदाहरण के लिए मशीन इन अविभाज्य साधनों का प्रारंभ में पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। अतः उत्पत्ति के दूसरे साधनों की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे इन अविभाज्य साधनों का अधिक अच्छा उपयोग होने लगता है। परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन साधनों की वृद्धि के अनुपात से अधिक तेजी से बढ़ता है। सेकंड बिंदु है बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें, इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यदि कोई उद्योग उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तब भी उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। विशिष्टीकरण में फर्म कई वस्तुओं की बजाय किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने लगती है, जिससे उसे प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होती है तथा साधनों की उत्पादकता अधिक होती है। साधनों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति। यदि उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति सरलता से पर्याप्त मात्रा में हो सकती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इससे उत्पादक आदर्श संयोग को प्राप्त कर सकता है। आदर्श संयोग की प्राप्ति तक उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। तकनीकी विकास। आविष्कारों के द्वारा मशीन की उत्पादकता में परिवर्तन किया जा सकता है। नई तकनीकी विकास के कारण उद्योगों में अधिक उत्पादन वृद्धि संभव होती है। श्रम शक्ति, मैन पावर। उद्योग धंधों में श्रम शक्ति का प्रभाव अधिक होता है, जबकि कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक तत्वों का उत्पादन पर प्रभाव अधिक पड़ता है। उद्योगों में समय समय पर निरीक्षण एवं नियंत्रण कर उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है। मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को निर्माणकारी उद्योगों का नियम कहा था, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू हो सकता है। ये नियम उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में उसी समय तक लागू होता है जब तक साधनों के सम्मिश्रण का एक अनुकूलतम संयोग प्राप्त नहीं हो जाता। यदि इस अनुकूलतम संयोग के बिंदु के बाद भी उत्पादन चालू रखा जाता है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम के स्थान पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। यदि उत्पत्ति वृद्धि नियम अनंत सीमा तक लागू होता रहता है तो एक छोटे से खेत पर ही समस्त विश्व के लिए खाद्यान्न पैदा करना संभव हो सकता है। उत्पत्ति स्थिरता नियम या आनुपातिक प्रतिफल नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। उत्पत्ति स्थिरता नियम में यह बताता है कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में बढ़ने पर उत्पत्ति में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। ये नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच संधि काल में लागू होता है।
ये नियम थोड़े ही समय के लिए लागू हो सकता है। ये नियम उस समय लागू होता है जब उत्पत्ति वृद्धि नियम का लागू होना बंद हो जाता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना प्रारंभ नहीं होता। मार्शल के अनुसार उत्पादन के जिस स्तर पर उत्पत्ति वृद्धि तथा उत्पत्ति ह्रासमान दोनों नियम के प्रभाव बराबर हो जाते हैं वहां उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू होने लगता है। स्टेगलर के अनुसार जब सभी उत्पादक सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। मार्शल तथा स्टेगलर की इन परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एक उत्पादक जब उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि करता है तो उत्पादन एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागू होना समाप्त हो जाता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना प्रारंभ नहीं होता। उस समय उत्पत्ति स्थिरता नियम कार्यशील होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है। इस प्रवृत्ति को उत्पत्ति स्थिरता नियम कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि एक उत्पादक किसी उत्पादन कार्य में सभी साधनों को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस नियम को सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, घटते प्रतिफल का नियम आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ही वर्णन किया है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत तथा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इसी उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में दो विचारधाराएं हैं, प्रतिष्ठित विचारधारा, दूसरा आधुनिक विचारधारा। प्रतिष्ठित विचारधारा उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में अनेक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इनमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो तथा थॉमस माल्थस मुख्य हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि से संबंधित करते हुए लिखा है कि यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो भूमि पर लगाई गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यतः अनुपात में कम वृद्धि होती है। मार्शल के उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य में भूमि की मात्रा को स्थिर रखकर श्रम तथा पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसमें कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, परंतु उत्पादन में वृद्धि साधनों में की गई वृद्धि के अनुपात से कम होती है। उदाहरणार्थ, कृषक उपज बढ़ाने के लिए कृषि के टुकड़े श्रम तथा पूंजी की मात्रा दुगनी कर देता है तो कृषि उत्पादन बढ़ाकर दुगना नहीं होगा बल्कि दुगने से कम होगा। इसका अभिप्राय यह है कि श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है अतः कुल उत्पत्ति घटती दर से बढ़ती है। आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न अप्रोच। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को एक अधिक व्यापक नियम के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उनका यह मानना है कि उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पत्ति के सभी क्षेत्रों में अंत में अवश्य लागू होता है। बेनम के शब्दों में
उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि किसी एक अथवा कुछ साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन के अन्य साधनों को बढ़ाया जाता है, तब एक सीमा के बाद सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों अवश्य घटते हुए होते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के रूप में है। उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण एक या अधिक साधनों का स्थिर रहना। जब उत्पत्ति के एक अथवा कुछ साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन किया जाता है तो परिवर्तनशील साधन को स्थिर साधन की और कम मात्रा के साथ कार्य करना पड़ता है, जिससे परिवर्तनशील साधन की उत्पादन क्षमता कम होती है। उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न होना। उत्पादन के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, अर्थात उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन की लोच असीमित नहीं होती। अतः उत्पादन के एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का कुछ सीमा तक ही प्रयोग किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप एक सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। साधनों की सीमितता। कुछ साधनों की पूर्ति एक उत्पादक के लिए सीमित होती है, अतः एक उत्पादक जब किसी साधन की पूर्ति नहीं बढ़ा सकता है तो उत्पादक को साधन की सीमित मात्रा में काम चलाना होता है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। उदाहरणार्थ कृषि वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि करने के लिए यदि भूमि की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है तो भूमि की सीमित मात्रा के साथ साथ श्रम तथा पूंजी की अधिक इकाइयों का प्रयोग करना होता है। परिणाम स्वरूप एक बिंदु के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। इस तरह उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ साधनों की सीमितता के कारण ये नियम लागू हो जाता है। अनुकूलतम संयोग के बाद भी उत्पादन आगे बढ़ाने पर उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब किसी साधन को बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु पर उत्पत्ति के साधनों का एक अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है। साधनों की उत्पादकता अधिकतम तथा उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। इस अनुकूलतम संयोग से आगे उत्पादन बढ़ाने पर साधनों की उत्पादकता घट जाती है तथा लागत बढ़ जाती है, अर्थात उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र है। मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम को केवल कृषि तथा भूमि से पदार्थ निकालने वाले उद्योगों में लागू होना माना था। उनके अनुसार निर्माणकारी उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता। आधुनिक अर्थशास्त्री मार्शल के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं तथा उनका ये विचार है कि उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि तथा अन्य सभी उद्योगों में क्रियाशील होता है। उत्पादन के किसी भी कार्य में उत्पादन के किसी एक या कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखा जाता है तो अनुकूलतम संयोग के बाद ये नियम अवश्य लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व। अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम। ये अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है। कृषि, खनन, मछली पालन, मकान निर्माण, विनिर्माण उद्योग सभी उत्पादन क्षेत्रों में ये नियम क्रियाशील होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। माल्थस का सिद्धांत ये बताता है कि एक देश में खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से कम होती है।
खाद्य सामग्री में धीमी गति में वृद्धि का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम को लागू होना है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंतर्गत लगान के उत्पन्न होने का कारण कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना है। इससे गहरी खेती तथा विस्तृत खेती दोनों में देखा जा सकता है। गहरी खेती में कृषि भूमि को स्थिर रखकर उस पर श्रम एवं पूंजी की अधिक इकाइयाँ लगाकर उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इससे प्रारंभिक इकाइयों की अपेक्षा बाद की इकाइयों में उत्पत्ति घटती जाती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार। उत्पादन साधनों के पुरस्कार निर्धारण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। ये सिद्धांत भी उत्पत्ति ह्रास नियम पर ही आधारित है। उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण ही परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती हुई होती है। एक देश के लोगों का जीवन स्तर। किसी देश अथवा क्षेत्र में जब जनसंख्या उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है तो वहाँ के उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने पर उस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है।